हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बड़ा अच्छा मैंने सोचा था आप लोगों के लिए कि LIC एओ के लिए बहुत ही मैंने प्रिपेयर करा था कि होप कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाती। मगर LIC एओ की आप लोगों को अच्छा गया हो, आशा तो यही है। मेरे हाथ में चोट होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना सकी। ठीक है। बहुत ज्यादा ही मेरे हाथ में चोट लग गई थी जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई LIC ईओ के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी। फिलहाल RRB क्लर्क, RRB पीओ हमारा आने वाला है। और मुझे लगता है अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस के एस्पेक्ट्स में हम बात करें तो मुझे सिर्फ यही दो एग्जाम है जो आने वाले हैं। जो सबसे पहले हो जाते थे वो सबसे लास्ट में होने वाले हैं। इट्स ओके। आप लोगों के पास बहुत टाइम होगा। बहुत सारे रिजल्ट जिसमें आपने देखा होगा सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, उनको देखकर शायद आपको दुख हुआ होगा। मगर आप उनको देखने के बाद आपको हंसी आ जा रही है तो अभी आप प्रिपेयर नहीं है, मगर आप दुखी हो जा रहे हैं, मतलब कि आप सीरियस हैं। 60% अप्रोक्सीमेटली आप सीरियस हैं, 40% मेहनत रह गई है, उसे हम कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें अपने RRB पीओ के एग्जाम के लिए। क्लर्क का भी पैरेलली चलता रहेगा। पीओ के लिए फिलहाल मेरे माइंड में यही है कि मैं अर्थमेटिक, पजल्स और DI पर काम करूं। ठीक है। यहाँ पर स्पीड में बहुत ज्यादा रोल रखती है। हो सकता है इस बार RRB कुछ चेंजेस करे। 2025 में बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। वाह, हर एक एग्जाम बहुत ही अलग आया है। मगर हम अपने आप को तैयार करते हैं। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 दिन है। लेट्स सी कब है, मैं एक बार देख लेती हूँ कब है ये। 22 23 नवंबर को है, नहीं बहुत दिन है अभी तो। टुडे इज अ 11 ऑफ अक्टूबर और एग्जाम है 22 और 23 को। 11 से 11 तक भी गए तो एक महीना हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप हमारे पास 40 दिन है ना। 40 दिन मान के चलो। ये 40 दिन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, देखो भैया। डेली डेली हो सके तो डेली, हो सके नहीं, डेली ही आपको कर। देखो, आपके पास समय नहीं है कि आज मुझे कहीं जाना है या फिर आज मुझे कहीं शादी में जाना है या मुझे मॉल जाना है, पार्टी है या बर्थडे में जाना है, कहीं जाना है जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पूरे दिन आप अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा इंसान को लगता है, मगर वो कभी नहीं पढ़ता है। अगर 6 घंटे पढ़ ले तो हर एग्जाम निकल जाए। मगर हाँ, होता है। चलिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, उनमें से अगर आप किसी दिन बिजी हैं और आप 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रात को आइए, चाहे आप किसी भी मूड में हैं, आप एक मॉक लगाइए। ऐसा तो है नहीं हर पार्टी में जाकर आपकी लड़ाई हो जाती है, हर बर्थडे में आप जाकर लड़ लेते, फ्रेश रहता है ना माइंड। और जब आप पार्टी वार्टी से आते हैं तो हाँ, फिजिकली आप जरूर जो होते हैं थक जाते हैं, मगर आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। माइंड जब रिलैक्स हो, अपना एक मॉक, मेरा कहने का बस ये मतलब है, अगर पार्टी में जाना है तो सुबह मॉक लगा लो, रात में लगा सकते हो रात में मॉक लगा लो, डेली एक मॉक लगाओ। आपके पास 40 दिन है, आप 40 मॉक मिनिमम मिनिमम बोल रही हूँ लगा कर जाना। जब लास्ट के 10 डेज बचे तो एक सुबह लगाना है, एक शाम को लगाना है। 40 दिन में 40 मॉक लगाने हैं, ये बात याद रखिए। जो भी बच्चा 40 मॉक्स लगाकर RRB के पीओ में बैठेगा, वो देखना उसे वो एग्जाम हलवा लगेगा। और RRB पीओ इतना टफ नहीं आता है। जिसने भी बड़ा सीरियसली SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क पढ़ा है तो वो वही लेवल है, SBI क्लर्क लेवल है। ठीक है। RRB पीओ SBI क्लर्क लेवल ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाए शायद पैटर्न के। हाँ, हमारे पास RRB के पैटर्न के स्क्रीनशॉट नहीं है। LIC होप कि आप लोगों को अच्छा गया हो। चलिए आज की पजल करते हैं। फिलहाल ये हमारा है लेक्चर 4।
ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कर चुके हैं। उसको आप कहाँ पर जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक मैं लगा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। आप जाकर देख सकते हो। आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई, नहीं 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 नहीं, ये है आरआरबी पीओ लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन। आप इधर जाओ, ये जो सेकंड लास्ट लिंक है इसमें जाकर आप देखो, आपको जाकर मिलेगा ये पिछली जो 3 वीडियो है उनकी लिंक, और उनको जाकर कवर कर लो, ठीक है। चलिए बनाते हैं पजल को। हर लेक्चर में हम मिनिमम 5 पजल करेंगे। 40 लेक्चर होंगे, 40 दिन बचे हैं, है ना। 40 लेक्चर अगर हो जाते हैं तो 20, 200 हो जाएंगी। और इससे पहले 3 लेक्चर और हो चुके हैं, 15, 215 पजल्स हो जाएंगी। मगर 215 के अलावा लास्ट में जो 4-5 दिन रह जाएंगे उसमें हम एक बड़े बड़े मतलब आधे 50-50 पजल्स के मैराथन भी डाल देंगे। ठीक, चलो इसे बनाओ पहले। क्या कह रहे हैं ये? चलो इसे हिंदी में बना लेते हैं, उसके आगे वाला इंग्लिश में बना लेंगे। 8 लोग हैं, वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। एस और ओ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। एम ओ के तत्काल दाएं बैठा है। ओ के तत्काल दाएं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं ना। एम और पी के बीच केवल एक व्यक्ति है। जब पी से घड़ी के विपरीत, ये देखो, ये जो लाइन आई है, जब पी से घड़ी के विपरीत दिशा में गिरते हैं। ये ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। आ, मैं थोड़ी सी स्क्रीन चेंज कर लेती हूँ, मुझे इसका बताना है, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है और ये आता है। देखो भैया ध्यान से सुनना प्लीज। हम्म, क्या होता है, ये है क्लॉक। ठीक, ये है आपकी क्या, क्लॉक। एक होता है क्लॉकवाइज, और एक होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अभी आप अभी आप बात कर रहे थे सर्कल में बैठे हुए लोगों की, और अचानक ही आप घड़ी पर पहुंच गए। तो दो चीजें मिल गई ना, कंसेप्ट मिक्स हो गया। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोला जाता है दक्षिणाव्रत, और इंग्लिश इसको बोला जाता है वामाव्रत। ठीक है भैया। हम्म। अब ध्यान से सुनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग क्लॉकवाइज बैठे हैं। ये है ए, ये है बी, और ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब इन्होंने बोला है बी से घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। कभी कभी ये लिख देते हैं बी से दक्षिणावर्त दिशा में गिनिए, या फिर बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनिए। तो मतलब क्या है, बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप गिनोगे, तो अब जब सब अंदर बैठे हैं तो इसको कैसे देखोगे, अंदर इनसाइड। दो होते हैं इसमें, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक नहीं दो। जब सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं तो आप सर्कल ऐसे करके बना लेना। और ये क्या इनसाइड देख रहा है, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, ऐसे ही तो चलती है क्लॉक। क्या कहते हो, ऐसे ही तो चलेगी। तो मतलब इस बाले बंदे के कहां पर चली क्लॉक, लेफ्ट साइड में। किस साइड में चली, ऐसे देख रहा है, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। मतलब बी से लेफ्ट साइड में गिनना है आपको। लिख लो इसे। जब इनसाइड देखेंगे, माइंड रटने वाली बात नहीं है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया, रटने का कोई मतलब नहीं है। जब इनसाइड देखेंगे और इस टाइप का कोई सेंटेंस या कंडीशन आती है, तो मतलब ये बोल रहा है कि बी के लेफ्ट साइड से गिनती करना शुरू करो। ठीक है। अब बात आई है आउटसाइड की। अगर बोला जाए क्या, अगर सभी के सभी सर्कल में हैं और आउटसाइड बोला जाए, सभी के सभी आउटसाइड बैठे हैं, और बोला जाए कि इसके, सॉरी एंटी क्लॉक तो बताया नहीं इसमें। देखो, जब इनसाइड देख रहे थे, जब घड़ी के
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने को बोला तो लेफ्ट साइड से गिनना। जब एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो एंटी क्लॉक मतलब ऐसे, ऐसे चलेगा। तो इस जो अंदर बैठ रहा है इसके राइट साइड से गिना जाएगा। ठीक है। अगर यही सब आउटसाइड बैठे होते तो सर्कल को आप ऐसे बना लो। ये क्या बना? आउटसाइड डायरेक्शन में बन गया। अब जब क्लॉकवाइज बोला जाए, देखो क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, इस डायरेक्शन में चलती क्लॉक। मतलब जब आउटसाइड बैठे होंगे तो राइट साइड में गिना जाएगा जब क्लॉकवाइज बोला जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो लेफ्ट साइड में गिना जाएगा। ठीक है। चलो, चार लोग बैठे हैं। ये है राम, ये है श्याम, ये है राधा, और ये है गीता। ठीक है भैया, इनसाइड देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अभी इनसाइड की। अब राम से दक्षिणाव्रत दिशा में राधा किस स्थान पर बैठी है? बताइए। राम से, अब इंग्लिश में भी लिखें तो इन विच प्लेस इज राधा सिटिंग फ्रॉम राम when we counted from clockwise डायरेक्शन। चलो, बताओ भैया। ये एक पहला क्वेश्चन हो रहा है, पहला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम इनसाइड के केस में, हमने बात कर रहे हैं इस वाले कंसेप्ट पर। ठीक है। तो बताओ कैसे बैठे। राम ये है, दक्षिणाव्रत की बात कर रहा है, इनसाइड देख रहा है, घड़ी की डायरेक्शन ऐसी होती है। तो मतलब राम के, ये सीधे सीधे बात बोल रहा है, राम के लेफ्ट साइड में राधा कहाँ बैठी है, मगर घुमा फिरा कर बोल रहा है। राम के लेफ्ट में राधा कहाँ बैठी है? इमीडिएटली, इमीडिएटली लेफ्ट, या फिर तत, तत्काल दाएं, वो बाएं। ठीक है, तत्काल बाएं। एक क्वेश्चन हो गया। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन थ्रू आराम से आप यहाँ लिखो वामाव्रत। वामाव्रत दिशा में, और यहाँ राधा को हटा दो, और यहाँ लिख लो गीता। गीता किस स्थान पर बैठी है? राम से वामाव्रत दिशा में। हाँ, और इन विच प्लेस, यहाँ भी लिखो गीता, और क्लॉकवाइज हटा दो, यहाँ लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्या आ जाएगा? गीता, और यहाँ आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज,
देखना तो आपको राम के रिस्पेक्ट में ही है। बात अगर एंटी क्लॉक की हो गई है तो अब घड़ी कैसे घूमने लगेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी घड़ी। तो मतलब राम के आपको राइट साइड में गिनना पड़ेगा। कहाँ बैठी है गीता राइट साइड में, पहला दूसरा, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है। और हिंदी में लिखें तो दाएं से दूसरा। ठीक है। बस ये है कंसेप्ट। ये हमने इनसाइड का करा। अब आप आउटसाइड की बात करते हैं। ठीक है। अब आउटसाइड के केस में देख लो, आउटसाइड ऐसे बैठे होंगे। अब मैं पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। आउटसाइड के केस में जब बोला जाएगा दक्षिणाव्रत या फिर क्लॉकवाइज, तब क्या करोगे आप? घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। तब आप इसके गिनोगे राइट साइड में। आपने देखा होगा, जब एंटी क्लॉक करा था तब हमने राइट साइड गिना था, तब जब ये इनसाइड देख रहा था। मगर जब आउटसाइड देख रहा है तो राइट साइड में हमने गिनती कर दी क्लॉकवाइज में, और जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा तो आप इसके लेफ्ट साइड में गिनती करोगे। बस ये है कंसेप्ट। चलो छोड़ो, बहुत टाइम लगा दिया मैंने। ये कंसेप्ट बार बार बीच में आएगा, और हर बार एक बार क्वेश्चन में आएगा, और आपकी थोड़ा सा कंसेप्ट है ये, और गलती हो जाती है बच्चों से। ओके। अब ये बोल रहे जब पी से घड़ी के विपरीत, अब कहां पर देख रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये देख रहे हैं सभी के सभी इनसाइड। घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज देखे। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं राइट साइड में। जब पी से राइट साइड में गिनती की जाती है, तब एम और पी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। मैंने एक क्यों लिखा था? ठीक है। पी के राइट साइड से दो छोड़कर एम है, ये बोला जा रहा है। एम और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं जब पी से घड़ी के विपरीत दिशा में गिनती की जाती है। जो क्यू के आसन नहीं बैठता। जो कौन? नेरेस्ट कौन है? पी। पी जो है वो क्यू के नेरेस्ट नहीं बैठता। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एम एंड पी when counted in any an anti-clockwise direction from P। ठीक है। जब आप P के एंटी क्लॉक मतलब इस टाइप से गिनोगे, गिनती करते हो। एंटी क्लॉक क्या होता है? नहीं, ये तो मैंने घड़ी की दिशा बना दी। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे ही तो चलती है, टिक टिक टिक। तो घड़ी अब एंटी क्लॉक मतलब ऐसे। ठीक है। एंटी क्लॉक मतलब पी के राइट साइड में। पी के राइट साइड में जब आप गिनती करते हो, पी के राइट साइड में दो छोड़कर एम एम है। चलो। अब और पी का पड़ोसी क्यों नहीं है? एम पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है मतलब बीच में एक आएगा। क्यू एन और टी के बीच में बैठा है। क्यू एन और टी के बीच में बैठा है। देखो, ये टी हो सकता है क्योंकि इस साइड भी आ जाए और एन के इधर भी आ जाए, इसीलिए हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्शन नहीं दी है। सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन जो है वो सेम होंगे। ठीक है। यहाँ दो है तो यहाँ भी दो, यहाँ तीन है यहाँ भी तीन हो सकता है, क्योंकि एक नेबर में बैठे हो, ये दोनों इमीडिएट नेबर हो। ये दो पॉसिबिलिटी है। हर चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। हर चीज आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप पजल कर रहे होते हैं। क्योंकि राइट साइड में भी एन हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में टी हो सकता है, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में एन भी हो सकता है, क्योंकि राइट साइड में भी एन हो सकता है। तो हर चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, लिखी नहीं जाएगी हर चीज, बस सोच होनी चाहिए। क्यू एन और टी के ठीक बीच में है। अरे कितनी बार पढ़ना है। जो एस के आस, अब ये चीज है एक सबसे ज्यादा गलती कराती है। सबसे ज्यादा गलती यही कराएगी जब आप बिगनिंग में ये काम चीजें करोगे। अब जो है ना, वो जो नियरेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये जो हु है, हु के देखो इंग्लिश में तो बहुत इजी हो जाता है, हु के पड़ोस में ही जो लिखा हो वो टी। जो हिंदी में थोड़ा सा दूर हो जाता है, मगर जो के सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन दिखा? टी। तो टी के लिए रेफर है। टी एस के आसन नहीं है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर टी नहीं आएगा। ठीक है। सही है। पढ़े यहाँ के, बनाए इसे। चलो।
आ, पी से एम है, ओ से एम है, ओ से शुरू करते हैं। देखो भैया, ओ, ओ, अच्छा वाइट है इसलिए इतनी बार में नहीं दिखाई दिया। ओ, ओ से इमीडिएट लेफ्ट में है एम। नहीं नहीं, पी से ही शुरू करो, इसे इसे हटाओ। अरे हाँ, डायरेक्शन तो सबकी एक ही डायरेक्शन है, सबकी डायरेक्शन सेम ही है, तो कोई चिंता की बात नहीं थी वैसे। सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में। देखो भैया, पी से एक दो छोड़कर एम इधर आ गया, पी के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर एन इधर आ गया, एक दो तीन चार पाँच छ और सात और आठ, सभी के सभी ऊपर देख रहे हैं। ये अपने माइंड में रखना होगा। ओ के इमीडिएट राइट में है तो डेफिनेटली आपका ओ इधर ही आएगा। ओ से दो छोड़कर ऐसे है, देखो, एक दो छोड़कर ऐसे इधर आ सकता है। ओ से एक दो छोड़कर ऐसे इधर भी आ सकता है, ओ से एक दो छोड़कर ऐसे इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ ऐसा आ सकता है। ठीक है, चलो इसे छोड़ दो, पहले इसे चेक करते हैं। क्यू से एन, क्यू एन के नेबर नहीं है, देखो ना तो क्यू इधर आ सकता ना तो क्यू इधर आ सकता, क्योंकि क्यू जो है वो एन का, नहीं पी का नेबर नहीं है, एन का नहीं। जो क्यू है वो ना तो इधर आ सकता, क्यू ना तो इधर आ सकता, क्योंकि क्यू पी का नेबर नहीं है। ठीक है, तो क्यू या तो फिर यहां आएगा या तो फिर यहां आएगा, दो पॉसिबिलिटी है। अब एक बात सुनो, देखो एस की तो पॉसिबिलिटी हम बना चुके हैं, या तो एस इधर आएगा या तो एस इधर आएगा, अभी हमने रखा नहीं है। अब देखो क्यू की शुरुआत करते हैं। अगर आपने क्यू इधर रख दिया, क्यू से जितना छोड़कर एन है उतना ही छोड़कर टी है, क्यू से एक छोड़कर एन है, क्यू से एक छोड़कर एन है, तो एक छोड़कर ही आपको टी रखना पड़ेगा, मगर आप नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गया, क्योंकि ये पोजीशन गलत दिखाई दी नहीं दी, गलत है, ये से हटा दो। अब हमने क्यू रखा इधर, केवल दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही थी, क्योंकि क्यू हमने इधर रखा, क्योंकि इमीडिएट राइट में एन आ चुका है, तो क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा, मैंने जो इधर वाली कंडीशन दिखाई थी वही वाली फिट हो गई, है ना। अब क्या था, अब देखो एस की जो ये जगह थी वो तो खत्म हो गई, क्योंकि वहां क्यू आ गया, इसका मतलब आपका डेफिनेटली एस इधर ही आएगा, जो एक बचा वो इधर आ जाएगा, क्या बचा, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, आर इधर आ जाएगा, पजल सर। टी क्यू एन एस, टी क्यू एन एस पी आर ओ एम। ठीक है, चलिए 16 पजल हो चुकी है हमारी, बनाइए इसे। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आरआरबी पीओ से रिलेटेड अच्छे से प्रिपरेशन की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, अगर सब कुछ सही रहा तो। मैंने उसकी भी बड़ी कोशिश करी थी कि अच्छे से बन जाए लेक्चर्स, मगर नहीं बन पाया। LIC एओ के लिए मैं रियली में बहुत ज्यादा प्रिपेयर करी हुई थी, सारे PDF रेडी थे, बट आई वॉज रियली अनेबल टू प्रिपेयर द वीडियोस। चलिए शुरू करते हैं इसे। क्या कह रही है हमारी ये पजल कंडीशन, मैं थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेती हूँ। 10 TVs are kept on the display in two parallel rows in a showroom facing each others। अच्छा बनाया है। यहाँ पे 10 टीवियां बनाई रख दी हैं जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं और शोरूम में है। रो 1 में जो है ABCDE है, जो साउथ देख रहे हैं, और रो 2 है जहां पर FGHIJ है, जो नॉर्थ देख रहे हैं। ए इज फेसिंग, देखो ध्यान से सुनना, ए ऊपर देख रहा है, जैसे ही यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है, मतलब जैसा बताया गया है कि ए साउथ देख रहा है, तो मैं ए को नीचे ही दिखाकर कंडीशन लिखूंगी। ए, और ए का राइट किधर होगा, इधर होगा, और ए का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, एफ नॉर्थ देख रहा है, इसलिए एफ का राइट इधर होगा
और एफ का, इस जैसे वो देख रहे हैं उसी को मानते हुए हम कंडीशन लिखेंगे। चलो, ए इज फेसिंग द वन हु विच इज अ कैप्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। देखो, ए जिसको भी देख रहा है वो पर्सन एच के सेकंड टू द लेफ्ट में है। डी इज अ कैप्ट एडजेसेंट टू द वन विच इज अ फेसिंग एच। ओहो, जो एच को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट कहीं आपका डी है। मोर देन वन टीबी इज केप्ट बिटवीन एच एंड जी। मोर देन वन का, इसको ध्यान से सुनना। मोर देन वन क्या कहता है, एच और जी के बीच में मोर देन वन है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब मिनिमम दो। मिनिमम तो दो होने ही चाहिए। देखो, एक से ज्यादा मिनिमम जो पॉसिबिलिटी आएगी वो दो की आती है। मिनिमम दो होंगे, तीन भी हो सकते हैं, और पांच लोग हैं तो तीन ही हो सकते, तीन से ज्यादा तो होंगे नहीं। ठीक है, एच दो छोड़कर जी हो सकता है, एच तीन छोड़कर जी हो सकता है, तीन चार पांच, पांच लोग हो गए। एक नहीं होगा, एक से ज्यादा बोला गया है। हम्म, मोर देन वन, ठीक है। नीदर जी नॉर सी इज अ कैप्ट एट एनी ऑफ द एंड्स। यहाँ पर हाँ, मिनिमम लिख देना था, मिनिमम टू। क्या बोल रहा था, नीदर जी नॉर सी, ना तो जी ना ही सी एंड पर आएंगे। जो मैंने आपसे बोला था कि एच से तीन छोड़कर जी आ सकता है, अब ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, इतना कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। एक दो तीन, तीन छोड़कर जब आपने जी रखा, एक दो तीन, तो क्या हुआ, ये सारे 10 लोग बन तो गए मगर आपका जी जो है वो एंड पर आ गया। और ये बोल रहे हैं जी एंड पर नहीं आएगा, इसलिए ये फिक्स हो चुका है, एच और जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो लोग आएंगे। ना एक आ सकता है ना तीन आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो आएंगे। यहां हमने एक निष्कर्ष निकाला है। इतना निष्कर्ष आप पेपर में नहीं निकाल पाओगे, और ना निकालने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। एच से दो छोड़कर जी आएंगे। देखो, ये ना, ये जो निष्कर्ष है जो अभी आप सीख रहे हो वो मीन्स में काम आते हैं। ये जो सब चीजें हैं, मतलब इतना लॉजिक लगाने का आपके पास मेंस में समय होगा, और जब तक लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी मेंस में। कुछ लोग होते हैं, चलो छोड़ो। ई इज अ फेसिंग आई। ई जो है वो क्या है, आई को फेस कर रहा है। देखो, ई ऊपर है आई नीचे है, इसलिए मैंने ई ऊपर लिखा है आई इधर लिखा है। विच इज केप्ट टू प्लेस अवे फ्रॉम जे। विच किसके लिए रेफर करता है, डब्ल्यू एच वर्ड जहां आएंगे वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो विच इज कैप टू प्लेस अवे, टू प्लेस अवे का मतलब क्या है, ये आई के रेफर में बोल रहा है, मतलब एक छोड़कर जे है, दो दो प्लेस दूर है, मतलब बीच में एक इंसान आएगा। अब हो सकता है लेफ्ट हो सकता है राइट हो, इसीलिए दोनों तरफ फुल बना लूं। बस यहाँ से शुरू कर सकते हैं, शुरू करते हैं। देखो, ए ये है, ए से सामने ये बैठा है, एक छोड़कर एच इधर आ गया, और डी की पोजीशन अभी हम छोड़ देते हैं। अब एक बात सुनो, अगर आपने एक दो छोड़कर जी इधर रख दिया तो ये नंबर ऑफ पर्सन 6 हो जाएंगे, और नंबर पर्सन कितने हैं, 5, एक रो में। तो भैया ये तो हो नहीं सकता कि राइट साइड में एच के चला जाए, एच से दो छोड़कर जी है, और जी एंड पर भी नहीं है, तो इसका मतलब जी के लेफ्ट में किसी एक को आपको रखना पड़ेगा, जरूर रखना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो ये हो गए 10, बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी है ये। और क्या था यहाँ पर, एच के जो एच को फेस कर रहा है उसके एडजेसेंट में डी बैठा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका डी इधर आएगा। और क्या था, सी भी एंड पर नहीं है। अब देखो, सी एंड पर नहीं है, ना तो सी इधर आ सकता है ना तो सी इधर आ सकता है, सी की प्लेस सिर्फ यही बचा, सी इधर ही आ पाएगा, है ना। दोनों एंड तो हटा दो, सी तो नहीं आ पाएगा दोनों तरफ।
फिक्स पॉसिबिलिटी से बन रही है सब चीज। ई के लिए आपको आई चाहिए ही चाहिए। आपके लिए दो जगह है ई की। यहाँ ई रखा तो आप आई नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। डेफिनेटली आपका जो ई है वो यहाँ ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका ई इधर आएगा, ई के सामने आई चाहिए, आई इधर आएगा, आई से एक छोड़कर जे है, जे इधर आ जाएगा। अब दोनों जगह एक एक जगह इंसान बचा, उसे रखो टीवी। बताओ कौन कौन है। ए इधर बी बचा, बी इधर रख दो। इधर एफ बचा, इधर एफ रख दो, पजल सॉल्व। एक भी पॉसिबिलिटी नहीं थी इसमें। हाँ बनाने को बहुत बना सकते हो। देखो, कंडीशन लिखते लिखते अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, कंडीशन लिखते लिखते, तो बनाते समय इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कंडीशन लिखते लिख आपने कंडीशन अगर हवा हवा में लिख दी, तो बनाते समय आप कई सारी पॉसिबिलिटी बनाते पड़ेंगी आपको। ECADBIGJFG। ठीक है, चलो बनाइए। 7 व्यक्ति हैं, विभिन्न महीने अर्थात जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक महीने में केवल एक व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेता है। आयु उस महीने महीने में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सम होती है। आयु और एच के मध्य में केवल 2 व्यक्ति हैं भाग लेते हैं, जो अक्टूबर से पहले सम्मेलन में भाग लेता है। एच सी के 2 महीने बाद सम्मेलन में भाग लेता है। जितने व्यक्ति जी से पहले सम्मेलन में भाग लेते हैं उतने ही एम के बाद लेते हैं। चलो जी, क्या कह रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्या कोई अभी ऐसा भी है हमारे साथ जो ऐसे लिख रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है? छोड़ दो, बहुत जल्दी छोड़ दो वरना बहुत देर हो जाएगी। अच्छा एक सुनो, आज से नया, आज से नया क्या है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। केवल ये 4 मंथ हैं जो 30 के होते हैं, अदरवाइज सब 31st और अलग होते हैं। 28 का होता है फेब, उसके लिए छोड़ दो। तो जून आपका रहा, ये नहीं टॉप पर है जून, और ये रहा सितंबर, और ये रहा आपका नवंबर। 30 हो गए। हाँ जी, चलो क्या कह रहा है। आई उस महीने के सम्मेलन में भाग लेता है जिसमें दिनों की संख्या सम है। या तो आई इधर आ सकता है, या तो आई इधर आ सकता है, या तो आई इधर आ सकता है, पॉसिबिलिटी अभी नहीं बनाएंगे। आई और एच के मध्य केवल 2 व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेते हैं। जो जो किसको रेफर करता है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है, एच। अब देखो, इंग्लिश में चलो, एच के पड़ोस में ही हु लगा होगा। इंग्लिश में हु को ऑब्जेक्ट को ढूंढना बड़ा इजी होता है, वो नियरेस्ट में ही लगा होता है। एच के मध्य जो अक्टूबर से पहले सम्मेलन में भाग लेता है, जो के प्लेस पर आप एच लिख सकते हो। अक्टूबर से पहले भाग लेता है तो आप एक चीज सुनो, एक चीज सुनो भैया, नंबर, ठीक है। अगर आपने आई इधर लिखा, आई से एक दो छोड़कर एच इधर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एच को आपको सिर्फ और सिर्फ सितंबर से ऊपर रखना है, नीचे की ओर आप एच को नहीं ला सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने आई इधर रखा तो एक दो छेड़कर एच इधर आ सकता है। अगर आपने आई इधर रखा तो एक दो छोड़ो, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जी, कहाँ थी मैं, जी एच के 2 महीने बाद सम्मेलन में भाग लेता है। जी एच के 2 महीने बाद, एच के 2 महीने बाद का मतलब है क्या, एच से एक छोड़कर नीचे की ओर जी आएगा। 2 महीने बाद का मतलब यही होता है कि बीच में एक महीना आएगा। जितने व्यक्ति जी से पहले सम्मेलन में भाग लेते हैं उतने ही एम के बाद लेते हैं, जितने ही जी के बाद रहते हैं, जी से पहले उतने ही एम के बाद रहते हैं। जे एल से पहले, जो जे है वो एल से पहले, लेकिन के बाद सम्मेलन में भाग लेता है। के जुलाई में सम्मेलन में भाग नहीं लेता। जो के है वो आपका जुलाई में नहीं आएगा।
ये क्या था? आई से एक दो छोड़कर ऊपर की तरफ ही एच आएगा। एच से एक छोड़कर जी, जी के ऊपर दो है, तो एम के नीचे दो आएंगे। अब कौन बचा? अब गलत हो गया ये। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपका के देखो, जो आपका के है वो जुलाई में आ रहा है। के जो है वो जुलाई में आ रहा है, इसलिए के, अगर के जुलाई में नहीं रखोगे तो के नीचे दो लोग रखने हैं आपको, जे और एल, यहाँ तभी तो रख पाओगे। और के जुलाई में आना नहीं है, पॉसिबिलिटी गलत। अब क्या कह रहा था ये? एच से एक छोड़कर नीचे की ओर आपने जी रख दिया। अब देखो, इसे उल्टा भी पढ़ सकते हो आप। जी के नीचे जितने, एम के ऊपर उतने। जी के नीचे दो है, तो एम के ऊपर आपको दो चाहिए, नहीं रख पा रहे हो आप, क्योंकि ये खुद बैठा है एम के प्लेस पर। तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। एच के नीचे एक छोड़कर जी, जी के नीचे एक है तो एम के ऊपर एक आएगा, बस ये सॉल्व हो गई। यहाँ के आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा, यहाँ एल आ जाएगा। फिलहाल ये तीनों पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी थी। देर इज अ नो एनी शॉर्टकट फॉर द सेम पजल। ठीक है। आई एन के एच जे एल जी एल, ठीक है। चलिए 18 नंबर ऑफ पजल हमने कंप्लीट कर लिए। बनाइए इसे। 8 लोग हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल टेबल पर बैठे हैं। कॉर्नर ऑफ द टेबल द फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल सेंटर। अच्छा, ये एक फेवरेट क्वेश्चन था किसका पता है? एलआईसी का। एलआईसी एओ में ये क्वेश्चन आना ही आना था, और आया भी, मेरी शिफ्ट में आया था ये। मेरी शिफ्ट थी एलआईसी एओ की, 8 AM की शिफ्ट। ये आया था, और ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एलआईसी का। रियलाइज हुआ मुझे ये। जितने भी मॉक लगाओ, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के उठा लो, ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और एग्जाम में भी मिला। 8%। देखो, जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर है ना। ये बोल रहा है द पर्सन आर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर दैट मीन्स आउटसाइड देख रहे हैं, और जो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, जो साइड्स पर बैठे हैं वो सेंटर सेंटर की ओर देख रहे हैं। मगर हमें, मैं ऐसा इसलिए लिख लेती हूँ कि पता चल जाए कि कॉर्नर पे बैठा इंसान बाहर की तरफ देख रहा है। अदरवाइज हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो लाइन से बनाएंगे। यू फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ एक्स। देखो, एक्स के थर्ड टू द राइट में जो भी बैठा है, जो भी बैठा है, अभी हमें नहीं पता कौन है, उससे तीन छोड़कर यू बैठा है। यू फेसेस, और यू फेस कर रहा है, मतलब यहां से एक कंडीशन पता चलती है कि यू इनसाइड देख रहा है। भैया ये साफ साफ लिखा है। यू उस इंसान को देख रहा है, देख तभी पाएगा जब वो उसके इनसाइड, जब वो रेक्टेंगल में बैठकर इनसाइड की ओर देखेगा, तभी तो किसी को देख पाएगा। आउटसाइड की तरफ तो भैया वो बाहर की ओर देख रहा है, किसी को देख थोड़ी पाएगा। यहाँ से एक चीज पता चलती है, यू इनसाइड देख रहा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू हु फेसेस टी। यहाँ पे हर चीज ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स से दो छोड़कर डब्ल्यू है, और ये बोल रहे हैं हु फेसेस टी, और डब्ल्यू किसको फेस कर रहा है? टी को। अब ध्यान से सुनना एक चीज, क्या आप एक्स इधर रख पाओगे? ओ आई मीन डब्ल्यू। देखो, एक्स से दो छोड़कर ये पर्सन भी है, जो जिसका नाम नहीं पता है। आप इधर डब्ल्यू रख सकते हो? नहीं रख पाओगे डब्ल्यू इधर। डब्ल्यू इसलिए नहीं रख पाओगे क्योंकि डब्ल्यू से तीन छोड़कर आपको टी भी रखना है, और डब्ल्यू यहाँ अगर आपने डब्ल्यू रख दिया तो यहाँ से तीन छोड़कर यू ही रख पाओगे, ट्री नहीं रख पाओगे। इसलिए दो छोड़कर डब्ल्यू डेफिनेटली इसके राइट साइड, लेफ्ट साइड की ओर आएगा। डेफिनेटली बता रही हूँ, डेफिनेट कंडीशन है ये। आप चाहो, अब जब ये ऐसी कंडीशन मिल जाए, यहाँ से शुरू कर देना चाहिए बनाना, और हम भी शुरू कर देते हैं।
क्या जरूरत है सब कुछ लिखने की। चलो देखो, एक्स यहाँ आ गया, एक्स से एक दो छोड़कर जो भी पर्सन है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये जो पर्सन है इसके एक दो तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा आपका यू। ठीक है, इसको हमने ऊपर माना है तो ये डेफिनेटली नीचे देखेगा, ये भी नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, और ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि भैया एक इनसाइड देख रहा है, एक आउटसाइड देख रहा है। जब आप रेक्टेंगल बनाओगे, एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है, फिर एक आउटसाइड है, फिर एक इनसाइड है, फिर आउटसाइड है, फिर इनसाइड है, फिर आउटसाइड है, फिर इनसाइड है। ठीक है, चलो, एक्स के लेफ्ट में दो छोड़कर डब्लू एक बार इधर आ जाएगा। डब्लू किसको फेस कर रहा है? टी को। एक दो तीन, टी इधर आ जाएगा। अब तो आपने देखा, जहां भी फेसेस वाली चीजें आई वहां पर देखो, ये जो नीचे की ओर देख रहे हैं ये सब कहाँ देख रहे हैं? ये इनसाइड देख रहे हैं। और जो इनसाइड देख रहे हैं वो कहाँ बैठे हैं? साइड्स पर बैठे हैं। इसका मतलब जो ये है, ये सब कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। ये लास्ट की चीज थी, मैंने स्टार्टिंग में बता दी। वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के सेकंड टू द लेफ्ट में आपका टी है, मतलब बीच में एक आएगा। ये चीज बस याद रखो। सेकंड बोल रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट में बोल रहा है, सेकंड में वो खुद बैठ जाएगा। ठीक है। वाई सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम एस। अब टू प्लेस अवे कह रहा है, टू प्लेस अवे कह रहा है, मतलब बीच में कितने लोग आएंगे? एक आएगा। अब भैया, एस से एक छोड़कर बाई है, एस से एक छोड़कर टी है। एक साइड अगर टी बैठा दिया तो आपको दूसरे साइड ही तो बाई को बैठाओगे, या फिर टी के ऊपर बैठा दोगे? दूसरे साइड ही बैठाना पड़ेगा। यहां से एक चीज और पता चली, एस के राइट में टी है, ओ लेफ्ट में टी है, राइट में बाई है। नीदर जेड नॉर बाय sits on a small side of the table। ओहो, स्मॉल साइड कहाँ से आ गई भाई? ये स्मॉल साइड कहाँ से आ गई? स्मॉलर साइड्स। यहाँ से हमें एक शिक्षा मिलती है, क्या? कि हमारे पास टेबल की दो साइड्स हैं। अरे यार, रेक्टेंगल बोला है तो एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। देखो भैया, यहाँ पे, यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गई कि ये क्वेश्चन शायद बदल तो नहीं गया, एक्चुअल में रेक्टेंगल है। तो हमें थोड़ा सा मैथमेटिक का भी हमेशा अपने माइंड में रहना चाहिए, है ना? कि रेक्टेंगल हमेशा एक बड़ी साइड और एक छोटी साइड के साथ उतरता है, तभी वो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसे छोड़ो। ये इसने तो कुछ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया, बट इट्स ओके। जेड और वाई है वो सिर्फ ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। ये कहना चाहते हैं, जो जेड और वाई है वो साइड पर नहीं बैठे हैं। हमारे पास कॉर्नर के कितने प्लेस आ चुके हैं? देख लो आप। हो भी नहीं सकता कि जेड वाई कॉर साइड पर बैठ जाए। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। देखो, जेड वाई ये सी वाला जहाँ कॉर्नर लिखा है वहीं बैठेंगे। पहले एस को बैठाओ, एस को बैठाओ, एस कहाँ बैठा सकते हो? टी ये है, ध्यान से देखो, टी ये है। टी से एक छोड़कर यहाँ तो आप बैठा नहीं सकते एस। मैं कुछ अलग कलर ले लेती हूँ। टी आपका ये बैठा हुआ है, टी से एक छोड़कर इस साइड तो यू बैठा है, इसका मतलब डेफिनेटली आप इस एस को इधर ही बैठाओगे। और ये एस का क्या है भाई? ये क्या है इसका एस का? लेफ्ट तो है नहीं, राइट होगा ये तो। तो फिर गलती हो गई क्या? आ, वी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, हमने वी लिख, पहले तो यहाँ टी है, वो वी है, टी नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ हमें।
ये देखो, ये जो मैंने गलत पढ़ लिया था, वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर तो एस डेफिनेटली नहीं आएगा, एस से एक छोड़कर आप नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। एस डेफिनेटली आपका इधर आएगा। एस से एक छोड़कर यहाँ पर वी आ जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, एस से राइट साइड की तरफ यहाँ आ जाएगा वाई। इसका मतलब जो जेड है वो इधर आएगा। चेक करते हैं इसे एक बार। जेड के राइट साइड नहीं, छोड़ो हटाओ, जेड में डब्लू के राइट साइड में ऐसे, ब्लू का राइट साइड इधर होगा। एस, फिर कौन है, जेड है, बी है, फिर टी है, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर वाई है। ये देखो इन्होंने किया ऐसे, रेक्टेंगल कैसे बनाया, रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर जो छोटी साइड है उस पर इन्होंने जेड को ना बैठाकर बड़ी साइड पर जेड को बैठाया है। और इससे कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन समथिंग डिफरेंट है। यहाँ से ना, ये वो बच्चों के लिए खतरा है जो लाइन से बनाते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या, कौन से ऐसे क्या दो पर्सन है जो स्मॉलर साइड पर बैठे हैं, बताओ। अब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन अच्छा बनाइए पर ये थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन लगा मुझे। रेक्टेंगल है, ये जेड स्मॉलर पर नहीं आ सकता, इसने बोल दिया था। इसका मतलब ये लार्जर साइड पर बैठा है। ठीक है, एक लार्जर, देखो ध्यान से सुनो, एक लार्जर साइड आएगी, फिर एक स्मॉलर साइड आएगी, फिर एक लार्जर साइड आएगी और फिर एक स्मॉलर साइड आएगी। अगर ये लार्जर है तो इसका मतलब ये स्मॉलर साइड होगी। ठीक है, और ये लार्जर साइड होगी और ये स्मॉलर साइड होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है ये, मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे दो हैं जो स्मॉलर साइड पर बैठे हैं, तो डब्ल्यू और टी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बुक में अभी तक मैंने बहुत पजल्स करी है, मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं देखा। इट्स समथिंग डिफरेंट। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं मेंस लेवल में, और इसको हमेशा माइंड में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समथिंग डिफरेंट है, और जो अलग चीज हो ना उसे कैच कर लेना चाहिए। चलिए इसे बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। कुछ चीजें मैंने समझाई हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो गया सेशन। चलो, 8 लोग हैं। ये जो एक क्वेश्चन होता है, अगर आपका डायरेक्शन डिस्टेंस अच्छा नहीं है तो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। आपको नहीं पता कि भैया पश्चिम किधर जा रहा है, आपको नहीं पता कि पूरब किधर जा रहा है, आपको नहीं पता वेस्ट किधर जा रहा है, साउथ वेस्ट कहाँ होता है, साउथ ईस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन बन जाता है एसबीआई पीओ में ये। एसबीआई पीओ तो ऐसा खेल जाएगा ना इस पर। एसबीआई पीओ की पजल का मैं बहुत अच्छा एक सीरीज लाऊंगी इसमें चैनल पर। फिलहाल ये क्या है, फ्लैट एम एन के पश्चिम में है। एन के पश्चिम में है, इसका मतलब एन इधर होगा और एम इधर होगा। 8 लोग हैं, 1, 2, 3, 4। सबसे नीचे की कहाँ है, तत्काल ऊपर कौन है, सबसे निचली एक है, तो एक इधर आएगा, दो इधर आएगा, तीन इधर आएगा, चार इधर आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर नंबर्स ना दिए हैं और मीन्स में नहीं दिए होते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो सबसे नीचे वाला होता है उसे हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, उसके ऊपर को सेकंड कहते हैं, उसके ऊपर 4 होता है, 3 होता है, उसके ऊपर ही 4 होता है। ठीक है, नंबरिंग अगर ना दी हो तो सबसे नीचे 1 से ही शुरू कर दो, और अगर दी है तो कोई बात ही नहीं है। ए विषम संख्या वाली मंजिल के फ्लैट, डिक्टो यही क्वेश्चन आपके एल आई सी एओ में आया था। डिक्टो यही क्वेश्चन था
नंबर ऑफ पर्सन 10 थे। नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 10 थे। मगर पॉसिबिलिटी ए से ही शुरू हुई थी। और आपका ए जो था वो इवन पर बैठा था। यहाँ पर पी क्यू इवन थे। और क्यू पी के, हाँ पी क्यू थे, जो क्यू था वो पी के पश्चिम में ही बैठा था। और ए आपका इवन पर बैठा था, या तो ए 2 पर बैठना था या तो ए 4 पर बैठा था। और एक पॉसिबिलिटी बनी थी कि ए के इमीडिएट फ्लैट पर जो बैठा है उसके पूरब में कोई बैठेगा। तो इसका मतलब जो ए है वो फिक्स हो चुका था कि वो इस वाली इधर की तरफ आएगा। एल आई सी एओ में बिल्कुल डिक्टो ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम। मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल एग्जाम लेवल है। अरे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एग्जाम बिल्कुल यही लेवल का आने वाला है। एक डिस्कशन हुआ जब मैं गई एल आई सी एओ का, तो एक बच्चे को वो थोड़ा आपस में बातें कर रहे थे और मैंने देखा। तो एक बोला कि क्या करें, एग्जाम निकल नहीं रहा है। तो सामने वाला सेलेक्टेड था, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम अभी उसका हुआ है, और नियरेस्ट बिल्कुल कह रहा कि मुझे वॉकिंग पर ही पोस्टिंग मिली है, घर से वॉक कर कर जाता हूँ और ऑफिस में बैठ जाता हूँ मतलब बैंक में। तो वो आईबीपीएस की क्लर्क में बन चुका था, तो वो थोड़ा एक्साइटेड था उससे थोड़े से सजेशन लेने के लिए। तो सामने वाला बच्चा बोलता, बताइए मैं क्या करूँ, मेरी मैथ में नहीं होता। तो उसने बड़ा अच्छा आंसर दिया सेलेक्टेड वाले ने। उसने बोला इतनी प्रैक्टिस कर लो कि नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो याद हो जाए। पता है, बोले सम टाइम कि मैं जब डीआई और जब ये स्पीड मैथ करती हूँ, शी वॉज गर्ल, तो मुझे ऑटो याद रहता है कि हाँ इनका मल्टीप्लिकेशन ये है। बोली 30 तक क्यूब तो मेरे माइंड में इस तरीके से रहते हैं कि शायद ही मैं कभी भूल पाती हूँ। इसीलिए वो सिलेक्टेड है, पता है। उसने अपने आप को इस रोबोट बना दिया है, उसने अपने आप को रोबोट। और बनाना पड़ेगा। फिलहाल रोबोट क्या होता है यार, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो तो चीजें याद हो जाती हैं। अब बताइए, एक क्वेश्चन आया था कि थ्री जो 60, अब मैं देखिए एनालिसिस तो दे नहीं पाई हूँ एल आई सी ए का, तो मैं बता देती हूँ। जो 360 है, नहीं 300 जो है, वो 1:1/5 है गिवन मैन का। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक डीआई का नहीं करा था। आई वॉज कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन। मैं क्या कर रही थी, मैं 300 को डिवाइड देने लगी थी पाँच पाँच से। मैं 5 से 30 को इनको डिवाइड देने लगी। फिलहाल तो मैंने इसे पहले सॉल्व करा, ये आया 6/5। मैंने 5 से डिवाइड देना शुरू कर दिया और छः का छः छः, हाँ 5 6 का 30, 360 लिख दिया। और जो मैं गलत कर रही थी, जो टोटल है, टोटल मेंस का 6/5 गिवन है, टोटल का 6/5 300 है। तो आपको डिवाइड 6 से देना था। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बिलीव मानिएगा। और फिर मैं क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी थी। और फिर क्या हुआ, मैं क्वेश्चन पर गई, पहला क्वेश्चन करा, उसका आंसर रॉन्ग आ रहा। फिर मैंने पूरी डीआई को दोबारा बनाया। एंड आई वाज लाइक अरे क्या कर लिया मैंने। चीजों को समझने में इशू हो रहा था मुझे, बताइए। 6 पंजे 30 करना था और पचम 25, 250 आना था इसका आंसर। एक क्वेश्चन आया था, एक बिल्कुल ऐसे आया था। मैं एस डी आई को खुद डिजाइन करूंगी, अब क्या बताऊं। मैं डिजाइन कर तो दूं, टाइम नहीं है मेरे पास करने के लिए, तो मैं सभी कर लूं चलो छोड़ो। अब चलते हैं। ए विषम संख्या वाली मंजिल पे फ्लैट एन में रहता है, कुल मिलाकर कहाँ कहाँ रह सकता है, देखो भैया। ए या तो और फ्लैट कौन सा है, एन। पी क्यों का है, तो या तो आपका ए इधर हो सकता है, या तो आपका ए इधर हो सकता है। हम्म, अब यही से पॉसिबिलिटी बना देते हैं कुछ लोग। बना देंगे, मत बनाओ मत, छोड़ दो। ए और बी के बीच एक मंजिल है, ए और बी के बीच एक मंजिल है, जहां दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। ऐसे कैसे लिखोगे, ए से बी है और ए से बी है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखो।
ए से बी है, दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। हमें पता है ए इस साइड है, तो हमने इसे ए को, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग फ्लैट में मतलब ये ऐसे रहते हैं, चारों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। एच सी से 2 मंजिल नीचे रहता है, सी से 2 मंजिल नीचे रहता है, जो बी के समान फ्लैट में रहता है, जो कौन, सी। सी और बी समान फ्लैट में, अच्छा एक चीज सुनो, इसे हटाओ, ये लाइन को जो हटा लिखिए, इसे हटाओ पहले तो। यहाँ पर ए को लिख लो, ए कहाँ लिखता है, ये देखो, ये कंफ्यूज करने वाला कंडीशन लिखती है एग्जाम वाली। ऑड, ऑड पे रहता है, और ए यहाँ रहता है, बस ए अभी यहाँ लिखो। ठीक है, डेफिनेटली आपका बी इधर रहेगा और सी भी इधर रहेगा, क्योंकि ए के डिफरेंट फ्लैट में बी रहता है, और जिसमें बी रहता है उसमें सी रहता है, जो बी के समान फ्लैट में रहता है। डी एच के पूर्वी फ्लैट में रहता है। अब देखो, एच के पूरब कहाँ आएगा, इधर आएगा ना, ये चीजें तो समझ नहीं है इसमें। एच के पूरब में डी रहता है, कुल मिलाकर एच बी सी में रहता है, इसका मतलब आप कह सकते हो सी और एच सेम फ्लैट में है। यहां से आपको पता चला सी और एच सेम फ्लैट में है, और जी के नीचे, लेकिन तत्काल नीचे नहीं रहता है। जी के नीचे कहीं आपका और आया, देखो यहाँ पर आया है, और किसको आता है, पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए, यानी डी के लिए बोला, डी के नीचे कहीं रहता है, जी के नीचे, मगर इमीडिएट नीचे नहीं रहता है, तो इमीडिएट नीचे पर क्रॉस बना दो। इसका मतलब क्या है, जी के नीचे कहीं तो डी आएगा, मगर इमीडिएट नहीं आएगा। ई डी की आसन मंजिल पर रहता है, ई यहाँ पे लिखता है, ई डी की आसन मंजिल पर रहता है। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अच्छा एक बात सुनो, आपको पता है एच के लेफ्ट में ही, एच के राइट में आ रहा है, तो चलो सपोज मान लेते हैं एच इधर आया, डी इधर आया, सपोज, तो क्या ई इधर आएगा, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि ये दोनों सेम फ्लैट में है या नहीं, हो सकता है ई इधर आ जाए, हो सकता है ई इधर आ जाए, चारों पॉसिबिलिटी हैं ई की, क्योंकि इमीडिएट फ्लैट डी का ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इमीडिएट फ्लोर के बारे में जब बात करेगा तो आपको सब समझना है कि कौन से फ्लोर के बारे में बात कर रहा है। ई डी की आसन मंजिल पर रहता, लेकिन बी के समान फ्लैट में नहीं रहता। अच्छा, ई डी की आसन मंजिल पर रहता है, लेकिन बी के समान मंजिल पर, मतलब देखो बी इधर आ रहा है, तो आपका जो ई है वो इधर आएगा। हम्म, और आपका डी भी इधर ही आना है। एफ जी के तत्काल नीचे वाले फ्लैट में नहीं रहता, जी के इमीडिएट नीचे वाले फ्लैट में जो एफ है वो नहीं रहता। चलो शुरू करो, ए पहले ऑड पर बैठा दो, ए से एक छोड़कर बी डेफिनेटली इधर आएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी डिफरेंट फ्लैट में है। अब एक बात सुनो, सी से एक छोड़कर एच रखना है, और हमें पता है दोनों के दोनों एम वाले फ्लैट में है, तो डेफिनेटली आपका सी इधर आएगा और एच इधर आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भैया, और कहीं नहीं रख पाओगे आप। एच के ईस्ट में आता है आपका डी, तो डी इधर आ जाएगा। डी के इमीडिएट, अब देखो डी का ये वाला भी फिक्स हो चुका है, ये भी फिक्स हो चुका है, ये भी फिक्स हो चुका है, और डी सिर्फ और सिर्फ एन में ही आना था, तो हमने वो गलत पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आपका ई इधर आएगा। जी के नीचे कहीं डी रहता है, तो भैया ऊपर के तरफ तो जी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें जी डेफिनेटली इधर आएगा। एक बचा कौन, एफ, एफ बचा, एफ इधर आ जाएगा, सॉल्व। ठीक है, चलो, टी जी ई ए। आ, हम क्या कुछ गलत पढ़ लिया। ई भी समझाली मंजिल के फ्लैट एंड में रहता है,
ए और बी के बीच एक मंजिल है जहाँ दोनों लोग फ्लैट में रहते हैं। एच सी से 2 मंजिल नीचे रहते। ओहो। हाँ सही तो है, सी से 2 मंजिल नीचे। जो बी के समान फ्लैट में रहता है। ठीक है। डी एच के पूर्वी फ्लैट में रहता है। और जी के नीचे, लेकिन तत्काल नीचे नहीं रहता। ठीक है। ई डी की आसन्न मंजिल में रहता है लेकिन बी के समान फ्लैट में नहीं रहता। एफ जी के तत्काल नीचे वाले फ्लैट में नहीं रहता। हमें तो कोई नजर गलती नजर नहीं आ रही, बताओ गलती क्या है इसमें। एम और एन, लेकिन फ्लैट एम एन के पश्चिम में रहता है। सबसे निकले एक है तत्काल। क्या गलती है भैया मेरे में। मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है इसमें। कोई गलती नहीं है फिलहाल तो। कोई भी गलती नहीं है। जी के नीचे डी है और इमीडिएट नीचे नहीं है, बिल्कुल सही है। ई का नेबर डी है, नेबर डी है। एच के पूरब में डी है, डी है। ए से एक छोड़कर बी है, दोनों डिफरेंट फ्लैट में है। सी से एक छो ये क्या है, इसे देखते हैं। क्या था, एच सी से 2 मंजिल नीचे रहता है। यही तो गलती कर दी हमने। तो भैया ये हमने थोड़ी गलती कर दी, उसके लिए सॉरी। ये हमने ना, हाँ, ये तो सही था। अरे, गलती हमसे ये हो गई, सी से 2 फ्लैट नीचे रहता है तो भैया 2 फ्लैट रहेगा तो फिर 2 मंजिल नीचे रहता है ना। क्या, एच सी से 2 मंजिल नीचे रहता है। हाँ तो 2 मंजिल नीचे रहता है तो सही तो था ये भी। मुझे, अरे, ये भी हमने फिजूल गलती कर दी। 1 सेकेंड। ये भी सही है। 2 मंजिल नीचे रहने का मतलब यही है कि बीच में एक ही आएगा। ये भी सही है मेरा। ये बिल्कुल ठीक है, चलो इसका दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ये है एम, ये है एन, ए, ये है 1 2 3 4। ए इधर आ सकता है, ए से एक छोड़कर बी इधर आएगा। सी इधर ही आएगा, एच इधर ही आएगा, एच से एक छोड़कर डी आएगा, ई इधर आ जाएगा। ठीक है। और जी इधर आएगा। अब ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। ये इसलिए गलत हो गया। जी एफ जी के नीचे वाले फ्लैट में नहीं रहता। एफ जी के नीचे वाले फ्लैट में नहीं रहता तो ये तो गलत बन गया। और इन्होंने यही आंसर बना दिया है। ये क्या, कहाँ से उठा के क्या लगाया है ये। ये वाली जो ई इन्होंने बैठाया है, 1 सेकेंड रुकना, हाँ। ई इन्होंने यहाँ बैठाया है। और ये बोल रहे थे ई डी की आसन मंजिल पर रहता है लेकिन बी के समान मंजिल पर नहीं रहता। अब ये देखो, जो ई है, अच्छा ये इंग्लिश में पढ़ते हैं। ई लिव्स इन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डी बट नॉट इन द सेम फ्लोर विद बी।
जो ई बोल रहा है वो बी के फ्लोर पर तो रहेगा मगर एडजेसेंट पे नहीं रहेगा। और इन्होंने वही कर दिया, बी को ई के साथ बैठा दिया। ओ, सेम फ्लोर बोला है ना कि फ्लैट। ओ, ओके। ओके। और हमने सेम फ्लैट पर बैठा दिया। गलती हमसे ही हुई है। हम उन्हें गलत करते करते ये भूल गए कि हमारी ही गलती है। अरे ये सही था। सही है, हमारी ही गलती है। पूरी तरीके से हम ही गलत हैं। फिलहाल थोड़ी देर बाद सही हमने अपनी गलती को मान लिया है। पूरी तरीके से हम ही गलत हैं, क्योंकि हमारी गलती कहाँ हुई है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये देख लो भैया, ये फ्लैट में नहीं रहता है, और यहाँ लिखा है फ्लोर। तो गलती कहाँ है? गलती हमारी भी नहीं है, गलती है हिंदी के कंटेंट राइटर की। हाँ, हमारी गलती अभी भी नहीं है। चलिए। ऐप डजंट लिव, अच्छा ये भी सही है। ये भी फ्लैट ही है। अच्छा यहाँ देखें, ईडी की समासन मंजिल पे नहीं रही, आजा मंजिल, लेकिन बी के समान मंजिल पर नहीं रहता। अच्छा, हिंदी का कंटेंट राइटर भी ठीक है, हम ही गलत है पूरी तरीके से। ओके। बी जो है समान मंजिल में नहीं रहता है। ओके। और ये हमारा जो बैठा है वो समान मंजिल पर बैठा है। कुल मिलाकर एक कंडीशन बनेगी, जो बी है वो ई के समान फ्लोर पर नहीं आएगा। ठीक है। और हमारा जो बी है वो ई के समान फ्लोर पर आ रहा है, इसलिए ये गलत है। जो हमने ई देख लिखा है यहाँ, ये वाली कंडीशन भी कुछ खासा सही नहीं है। ई डी की आसन मंजिल पर रहता है, लेकिन बी की समान मंजिल पर नहीं रहता। ठीक है, तो बी की समान मंजिल पर आ गया, इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब एक ही हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। गलती समझ आई कहाँ हुई? गलती हमारी ये हुई कि हमने सेम फ्लोर पर बैठा दिया। ए यहाँ आएगा, ए से एक छोड़कर बी इधर आएगा, सी से एक छोड़कर एच इधर आएगा, डी तो इधर ही आएगा। अब ई अब यहाँ नहीं रख सकते आप, गलत हो जाएगा। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बी और ई सेम फ्लोर पर नहीं आएंगे, इसलिए ई इधर आएगा। जी के नीचे आपको एफ रखना है, तो एफ इधर आएगा। पाचल सा, थोड़ा टाइम लग गया। सी जी ई ए एच डी बी एफ, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी के एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है। और अब आज तो नहीं, बट कल मैं आपको बताती हूँ कि अर्थमेटिक और डीआई की सीरीज कैसे कैसे आपको चैनल पर मिलेगी। मगर हम अर्थमेटिक को बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिना अर्थमेटिक के आरआरबी और एलआईसी नहीं निकलने वाला था। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कनेक्ट रहिए।